खरखोदा हमारे कस्बा है, उसमें मस्जिद को लेकर एक बात चल रही है। वो लगभग 350 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन अभी पिछले दिनों वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने एक नोटिस दिया और ये कहा कि आप ये बताइए कि ये मस्जिद के कागज़ क्या हैं आपके पास, जबकि उस मस्जिद की स्थिति थाने के बनने से पहले की है। वो मस्जिद वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में दर्ज है, उसके दफ़ा 37 के कागज़, सारे कागज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ के साथ जो नगर पंचायत खरखोदा है उसके अंदर भी वो मस्जिद दर्ज है, उसका चिट्ठा वो सब हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात ये है कि इस मस्जिद को लेकर सन 1989 में जो वहाँ के थाने के पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने विवाद खड़ा किया था कि उसमें पुलिस वाले, जो सरकार को पार्टी बनाया गया था पुलिस को, वो सब उसमें शामिल हुए। उसके बाद वो उन्होंने आना बंद किया। बंद होने के बाद फिर वो मुकदमा एक्स पार्टी हमारे फेवर में हुआ। फेवर में होने के बाद फिर उस मुकदमे, उस एक्स पार्टी ऑर्डर को निरस्त कराने के लिए सरकार की तरफ से पेटिशन सिविल सूट वो डाली गई, मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो उनकी एक्सेप्ट हुई, स्वीकार हुई। उसके खिलाफ हमने रिवीजन किया सेशन कोर्ट में जिला जज के यहाँ, और वो रिवीजन हमारा अलाउ हुआ और उनकी जो हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर था वो यानी कि ऐसे कैसे रहा, और आज तक वो उस पर हमारा यथास्थिति का आदेश लागू है। यानी कि वो जो सिविल सूट था, अब किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं गई, जबकि उसे सरकार अगर हाई कोर्ट जाती, उस ऑर्डर को निरस्त कराती तो उन्हें आगे का रास्ता बनता। अब एक माहौल सा बन गया है कि जब भी 1-1.5 महीने के अंदर आ रहा कि जितनी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उन्हें एक नोटिस थमाया जा रहा है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि खरखोदे के अलावा जो हमारा मेट के अंदर है वो तो हम कार्रवाई कर रहे हैं माशाल्लाह, उसके हमने कागज़ निकाले हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि फौरी इलाज जो उसका होगा, फौरी जो हमें रेमेडी मिलेगी वो हाई कोर्ट से मिलेगी। सिविल सूट में इतनी आसानी से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटनी है, जैसे जयपुर में घटी है या बनारस में घटी है, या इसके अलावा बहुत सारी जगह से निकल के आ रही है, एक छोटा सा अधिकारी या कोई भी अधिकारी एक नोटिस थमा देता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप इस मस्जिद को कागज़ दिखाई देंगे तो हम हटा देंगे, और रातों रात बुलडोजर लाए हटा दिया। ये सरासर गैर कानूनी है। इसके लिए उन्हें किसी अधिकारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो नोटिस दे और नोटिस का जवाब भी वो ना लें, जबकि जवाब देने के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए और उसे वो हटा दें। इसके लिए अगर ऐसा कोई अधिकारी, मैं ख़ास तौर से हर जगह मीटिंग हम करते हैं, इस बारे में हम कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, कानून की जानकारी भी होनी चाहिए, ख़ास तौर से हम सही को सही संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अगर कोई अधिकारी इस तरीके की नोटिस देकर और रातों रात उस हमारी मस्जिद को या किसी दरगाह को या हमारे मकानों को जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गैरकानूनी है। उन अधिकारियों को जो ऐसा अधिकारी करते हैं, पर्सनली उन्हें पार्टी बनाया जाए, पर्सनली पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो कानून के खिलाफ काम करते हैं। जब 10-20 जगह, 50 जगह उनके खिलाफ ही ऐसी कार्रवाई पर्सनली होगी तो वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार आएंगी जाएंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी सरकार का आदमी अगर कोई इलीगल काम करता है, कोई अगर पर्सनली अपनी मुठमर्दी से कानून के खिलाफ काम करता है तो खुद जिम्मेदार है। कानून का संरक्षण, संविधान का संरक्षण उस अधिकारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कानून सम्मत काम करेगा, संविधान के तहत काम करेगा, संविधान, कानून उसके पीछे खड़ा है, संविधान उसे बचाएगा, संरक्षण देगा, क्योंकि वो कानून की बात कानून के दायरे में कर रहा है। और अपनी मनमर्जी से बिना कानून के काम करेगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है और चल रहा है। ये अभी आपने देखा संभल वाले मामले में, जो अभी वहाँ के जो सीओ था उस वक्त, अनुज चौधरी, कानून के खिलाफ काम करके उसने गोलियाँ चलवाई हैं, गोली चलाई हैं, और उनमें से एक लड़का आलम नाम का निकल कर आया, उसको 3 गोली लगी थी और उसने हिम्मत की, उसके बाप ने हिम्मत की और मुकदमा, उसने कहा कि मुझे जो गोली मारी है फला शख्स ने गोली मारी है, मेरे गोली सीओ ने मारी है, मेरे गोली इंस्पेक्टर ने मारी है। वो खड़ा रहा और एप्लीकेशन दी, कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश उसके खिलाफ किया। इसीलिए हम अपने अधिकारों को भी पहचानें, संविधान के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के हमें बात करनी है। संविधान को हाथ में नहीं लेना है, लेकिन संविधान को सहारा बनाकर हमें संविधान के सहारे से जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं,
उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करानी है, ताकि उन्हें सबक मिले। और अधिकारी सोच रहे हैं इस बारे में कि हम भी गलत कर गए, हम भी रातों रात प्रमोशन पा लेंगे, हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, इस्तीफ़ा देके फिर हम राजनीति में आ जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उनके लिए भी सबक होगा। और आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके अंदर भी एक हौसला इस प्रकार का आएगा। और हम अपने बस मैं यही बात इस प्लेटफार्म से कहूँगा कि हम कानून को हाथ में ना लें, कानून को सहारा बनाएं, और जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमारी मस्जिदें, हमारे जितने भी दरगाहें हैं, मदरसे हैं, ये सब बचेंगे। और इसके लिए हमें लड़ना है। लड़ने के लिए सिर्फ ये है कि हमें अपने सबको एकजुट होकर, अक्सर क्या है कि लोगों के अंदर एक भय है, मेरा मकान ढाया जा रहा है तो पड़ोस वाला देख रहा है, नहीं, मेरा मकान अगर ढाया जा रहा, पड़ोस वाले को ये कहना है कि नहीं ये इलीगल है। और मुझे भी इस बात की कोशिश करनी है कि मैं अदालत का सहारा लूँ, मैं कानून का सहारा लूँ, और मैं कोर्ट में जाके अपने अधिकार के प्रति लड़ूँ, और मैं इसमें काम कराऊँ। घबराने की या कोई परेशान होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस ये जितनी भी, जैसे बनारस के अंदर आए हैं या जयपुर के अंदर, मैं देख रहा था कि जयपुर के अंदर इतनी शानदार मस्जिद, इतनी पुरानी मस्जिद, सारे कागज़ रातों रात आपने ढा दिए। किस कानून के तहत आप इस मस्जिद को ढा रहे हैं भाई? आप बता तो दीजिए कम से कम। और संभल वाले मामले में भी कैसे वहाँ मस्जिदें की इतनी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, वो तब इलीगल नहीं थी। आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कैसे कर लिया उनको? आपने उसके हमारे चिट्ठे बना के कैसे तैयार कर लिए अगर वो इलीगल थी? तो बहरहाल ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस जो माहौल है इसका हमें मुकाबला संविधान के दायरे में ही रहकर करना है, संविधान से हटकर हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यही मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सब, चूँकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो सब एक ऐसे समाज सेवी और समाज के बारे में काम करने वाले हैं जो दर्द रखते हैं, फिक्र रखते हैं। वो लोगों के अंदर इस बात की यानी कि जागरूकता फैलाएँ, संविधान के प्रति उनकी अपनी निष्ठा के साथ साथ हमारे कर्तव्य और हमारे क्या अधिकार है ये बताएं। और जगह जगह हम लीगल मीटिंग करें, और लीगल मीटिंग करने के बाद इस बात को लोगों को तक फैलाएं कि उनके ऊपर ज्यादती हो रही है, वो चुप ना बैठें, डरे नहीं। लगभग 4 मस्जिदें हमारे संभल की गिरा दी गई हैं। एक हमारी ईदगाह गिरा दी गई है जो वहीं गांव में थी। और ईदगाह का मेन मसला सिर्फ इतना है कि वहाँ सिर्फ एक दीवार होती है और साल में 2 बार नमाज होती है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र पर। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सैकड़ों साल से, जब से गांव है, जब से मुस्लिम्स रह रहे हैं, तब से वो ईदगाह बनी हुई थी। सारे रिकॉर्ड में हैं, सारे पुलिस के रिकॉर्ड में ईदगाह पे तैयारी की जाती है, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ पर नमाज के लिए तैयारी की जाती है, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। सिर्फ एक नोटिस देकर, और उसमें भी नोटिस में डराने के लिए हज़ारों और लाखों रुपये का जुर्माना दर्शाते हुए जो मैनेजमेंट कमेटी ईदगाह की नमाज वगैरह की तैयारी कराती है उनके खिलाफ लाखों रुपये के जुर्माने दिखाकर और उनसे कागज़ मांगे जाते हैं, जो कि मौके पे दिखाए भी जाते हैं लेकिन उनको नहीं माना जाता। अभी लेटेस्ट वाला जो हमारे कसेरवा गांव की मस्जिद थी, उसका मामला था, उसमें तहसीलदार महोदय ने जवाब तक नहीं लिया, जबकि वो 1984 में वक्फ बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा वक्फ में रजिस्टर्ड की गई थी। 1984 में सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, जो मौके पर जहाँ कब्रिस्तान है या मस्जिद है या कोई मंदिर है उसको स्वयं दर्ज करना था। तो सर 1984 में सरकार ने उसे दर्ज किया वक्फ बोर्ड में, और 3063 पे वक्फ बोर्ड में दफ़ा 37 और 30 रजिस्टर में दर्ज है वो मस्जिद के तौर पर, और कुछ साइड में कब्रिस्तान भी हैं उसके। इन्होंने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको कब्रिस्तान दर्ज कर रखा है। अगर कब्रिस्तान भी माना जाता तो वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को उन्होंने नहीं लिया और वो उसके खिलाफ एक्स पार्टी कर दिया गया। डीएम साहब के यहाँ जब अपील दायर की गई उसकी, और लिखा कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर है, इसे दोबारा रिमांड कीजिए और इसको सुनवाई का मौका दीजिए, लेकिन उन डीएम जो पहले थे वो ट्रांसफ़र हो गए और लगातार 3 डेटें उसमें पड़ी और डीएम संभल नहीं बैठे, और चौथी डेट पे वो 15-20 मिनट के लिए बैठे और ये कहते हुए कि इसमें सुनवाई हो गई और उन्होंने फ़ाइल रख ली। जब मौके पर पहुंची पार्टी और उनमें बात की गई तो पेशकार साहब ने ये कहा कि आप इसमें रिटिन आर्गूमेंट दाखिल कर दीजिए। रिटिन आर्गूमेंट दाखिल किए गए विदिन हाफ एन आवर में, लेकिन उसका कोई जिक्र उसमें नहीं किया गया और उसको अपील को मेरिट पे डिसाइड माना गया। अगर आप सरसरी में खारिज करते नॉन अपीयरेंस में तो भी बात चल जाती, लेकिन जब आपने अपील मेरिट पे डिसाइड की है तो अपील में हमारे 3-4 ऑब्जेक्शन जो मेन थे, ये था कि ये जो मस्जिद है सन 1947 से पहले की बनी हुई थी,
कंटिन्यूस 1926 के बारे में बताते लोग पुराने के 1926 में ये बनी थी और जब से कंटिन्यूस मस्जिद ही थी, जिसका 84 में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी था। अब जब वक्फ बोर्ड में लिस्ट में है, ये वक्फ की लिस्ट में था, तो हमारा ऑब्जेक्शन उसमें अपील में लिखा हुआ था ये कि वक्फ में दर्ज होने के नाते से, और उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई थी वक्फ बोर्ड से लेकर के जिसमें रजिस्टर्ड है। और इसमें एक ख़ास और बात थी कि 1995 के यूपी के गज़टियर में भी उसको मस्जिद दर्शाया गया है। जिस नंबर पे वो कब्रिस्तान बताते हैं उस मस्जिद पे मस्जिद दर्शाई गई है, यूपी की सरकार ने दर्शाया गया है। लेकिन उसको किसी बात को उन्होंने अपने जजमेंट में नहीं खोला और ये कहते हुए कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ख़ारिज कर दी। और बात ये थी कि 5 तारीख में ऑर्डर अपील पेश हुई थी, 5 में ही 4 बजे ये पता चल गया कि कल को मस्जिद गिर जाएगी, जबकि ऑर्डर पे साइन सुबह को अगले दिन 10 बजे तय हुआ है। काफ़ी कोशिशों के बाद सारे कागज़ भी दिखाए, लेकिन उन्होंने किसी बात को सुनने के नहीं। उनका एक मकसद था कि जहाँ मस्जिद है और थोड़ा मौका मिलता है गिरा देते। अगर कब्रिस्तान भी मानते तो तब भी कब्रिस्तान पे से हटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल को सुनने का राइट था। अगर कब्रिस्तान भी मांगेंगे तो कब्रिस्तान भी वक्फ की जगह है, और अगर कब्रिस्तान में भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल क्या कहते हैं कब्ज़ा है, उसको हटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ एक्ट के तहत ही आना था। और क्योंकि मस्जिद रजिस्टर्ड थी तो सबसे पहले तय ये होना था कि ये मस्जिद है या सरकारी इनकी रेवेन्यू की जगह है। और उसको जब वक्फ का मैटर उसमें आ जाता और वक्फ लिस्ट में थी वो, तो उसको क्या कहते हैं सुनने का राइट था वक्फ ट्रिब्यूनल को। और हमने बहुत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उन्होंने उसको किसी चीज़ को नहीं लिखा और उसको गिरा दिया गया। और अब भी संभल स्पेशल टारगेटेड है 4 मस्जिदों को गिराने के बावजूद, कुछ कब्रिस्तानों पर, कुछ जगहों पर और पर, जो कि वक्फ बाई यूज़र में तो मस्ट है। ये तो दर्ज भी थी और बहुत से दर्ज नहीं है, लेकिन उसमें 50-50, 100-100 कब्रें बनी हुई हैं और अभी तक मुर्दे दफन हो रहे हैं। लेकिन उनको उन्होंने नोटिस दे दिया गया है कि ये न कब्रों को हटा लें अपनी, ना तो हम इसे डैमेज कर देंगे और कब्ज़ा कर लेंगे। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसके लिए कोई नज़रसानी करें और बात करें कि वो जो डीएम और एसडीएम वगैरह और जो रेवेन्यू अधिकारी हैं वो अपनी तहसील से, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उठते हैं, वहाँ पर मंदिर मौजूद है, उस मंदिर में पूजा करते हैं और जाकर मस्जिद गिराने की कार्रवाई करते हैं। डीएम के यहाँ भी ऑफिस में क्या कहते हैं मंदिर बने हुए हैं, तहसील के अंदर भी मंदिर बने हुए हैं, एसडीएम कोर्ट में भी मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन एक टारगेट बना रखा मुसलमानों के लिए, सिर्फ ज़्यादती है और कुछ नहीं है। तो मेरी सब लोगों से, सीनियर सरदार से ज़रा कि इसमें थोड़ी सी नज़रसानी करें और हमें गाइड करें कि आइंदा अगर कुछ इस तरह के मैसेज आएँ तो हम इसको किस तरह से निपटें। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हमने उनको लॉ बताया कि जस्टिस गवई साहब ने जो वर्शिप एक्ट के तहत सारी जो पुरानी मस्जिदें हैं जो वक्फ में लिस्टेड हैं उस पर किसी भी की तरह की कार्रवाई करने से अगले आदेश तक रोक रखा है, लेकिन वो उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमें थोड़ा सा गाइड करें और जो बेहतर हो वो बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से करना, जो पेपर इकट्ठे हो सकते हैं जो हम उनको दे सकते हैं। इसमें हमने वक्फ के रजिस्ट्रेशन के कागज़ भी दाखिल करे, जो 1995 गज़टियर का पेपर है जो सरकारी है वो भी दाखिल किया कि भाई गज़टियर में भी मस्जिद है, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। और ये देना चाहिए था अगर वो एक्सपर्टी भी करते तो। और वो जब मेरिट पे डिसाइड कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्शन है तो उन्हें उसमें ये तय करना चाहिए था कि ये वक्फ है या नहीं है, हम बात गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, या हमारे पेपर जो हैं गलत हैं या सही है। और अगर वक्फ है तो फिर ये वक्फ ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र होना चाहिए था केस। रेवेन्यू रिकॉर्ड को 85 सेक्शन जो है 1995 एक्ट का, उस वक्फ एक्ट का, उसमें बार्ड है कि कोई रेवेन्यू कोर्ट, अगर वक्फ का मैटर आएगा तो कोई रेवेन्यू कोर्ट या कोई सिविल कोर्ट उसको नहीं सुनेगी और वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेंगे। लेकिन हमारी किसी बात को नहीं माना और हमारी मस्जिद गिरा दी गई। और हाल ये किया गया कि मस्जिद में घुस के, जबकि पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मस्जिद खाली कर दें, तो वहाँ के लोगों ने, लोकल ने मस्जिद खाली कर दी गई थी। उसके बावजूद आई लव मोहम्मद के पर्चे दिखाकर उन लोगों पे पहले FIR दर्ज की गई, इसलिए डराने के लिए कि वो मौके पे नहीं आए। और दूसरी बात क्या कहते हैं मस्जिद गिराई गई। अगर आई लव मोहम्मद का पर्चा अव्वल तो था नहीं उसमें, और अगर है भी तो मस्जिद के अलावा कहाँ मिलेगा? क्या मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पर्चा मिलना कोई गुनाह है? या 12 रबीउल अव्वल के कोई झंडे होते हैं, अगर झंडे वहाँ रखे हुए हैं तो उसमें क्या गुनाह है? उससे किसे इफेक्ट हो रहा है? लेकिन उन पर FIR की गई, इसलिए डराया गया और फिर मस्जिद तोड़ी गई। तो मेरे सीनियर हज़रात बैठे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हो सके जस्टिस गवई वाले ऑर्डर के तहत वर्शिप एक्ट में, कि ये इन्होंने बिना उनके ऑर्डर के, जब वो स्टे लगा रखा है किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को नेक्स्ट ऑर्डर तक नहीं छुएंगे,
तो वो किस तरह से सुनवाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो डेमोलिश कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूस रोज़ का है, कहीं ना कहीं हो रहा है। बस मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ।